This conference will now be recorded. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। बच्चे, लास्ट डे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू की थी। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इसकी कितनी मेन ब्रांचेस हैं, उसमें से पहली ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट की थी पढ़नी। उसका सबसे पहला टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था, जहां से हम अपने प्रॉपर सिलेबस का आगाज करेंगे। उसके लिए हमने 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझा था। पहले नीड, फिर वांट्स और देन एट द एंड डिमांड। हमने बच्चे अब से स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन का लॉ ऑफ डिमांड, और दूसरा क्वेश्चन बच्चे हमने डिस्कस करना है व्हाई अ डिमांड हैज अ नेगेटिव स्लोप, इंशाल्लाह। ठीक होगा जी बच्चे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे, मुझे मैनेजमेंट ने टाइम दिया है कि आप 10:15 पे स्टार्ट कर दिया करें अपना लेक्चर। 10:15 से 11:15 तक आप अपना लेक्चर कंटिन्यू किया करें। तो मैं तो उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली 10:15 से 11:15 तक लेक्चर लिया करूं। ठीक हो गया जी बच्चे? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे। सर, यो एक डेफिनेशन आप लिखवाते हैं और वही डेफिनेशन जो ग्रुप बुक में भी होती हैं, तो वर्डिंग थोड़ी चेंज होती है, तो हमें कौन सी याद करनी चाहिए? बच्चे, आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों इक्वली गुड है। ये जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड सेम कॉन्सेप्ट, सेम वर्डिंग यूज की जाए। कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, सही होना चाहिए। वर्डिंग आप अपनी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों यस डेफिनेशन भी सर। रिटर्न है, बट आप कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकते हैं और ठीक डिलीवर कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई भी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ठीक है जी बच्चे। सबसे पहला यस, कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा बच्चे, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड का। ये 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में बच्चे हम इसको डिफाइन करेंगे। इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट क्या है। सेकेंड वन स्टेप में बच्चे हम इसका टेबल बनाएंगे। थर्ड वन स्टेप में बच्चे इसकी डायग्राम। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन स्टेप में बच्चे इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा। लिख शायद मैं ना पाऊं, बाकी मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम भी दूंगा चैप्टर्स। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड 4 स्टेप में हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप में इसकी स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है। सेकंड स्टेप में हम इसका टेबल बनाएंगे, उसको भी समझेंगे। थर्ड वन स्टेप में डायग्राम बनाएंगे और फोर्थ वन स्टेप में एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन आए, पूछा जाए
कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ब्रीफली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा प्लान करना है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपने इसके कितने स्टेप्स बनाने हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड वन स्टेप में आपने क्या करना है, और फोर्थ एट द एंड लास्ट स्टेप होगा हमारा, उसमें हमने क्या लिखना है और कितना लिखना है। अच्छा, अब इन स्टेप्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कि डेफिनेशन लिख रहे हो और आप ऊपर हेडिंग दे रहे हो डेफिनेशन, ये जरूरी नहीं है, आपने नहीं इस पे टाइम जाया करना। इसी तरह से टेबल से पहले ऊपर लिख रहे हैं टेबल, लिख दें तब भी गलत नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके हेडिंग्स बनाना शुरू करें। ये तो मैं आपको सिर्फ एक प्लान बता रहा हूं कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उससे पहले कुछ प्लान करेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, वो हमारा पार्ट ऑफ प्लान है। तो बच्चे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पहला स्टेप है डेफिनेशन, स्टेटमेंट। जी बच्चे, सबसे पहले बच्चे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है। हमने जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं सवाए एक फैक्टर के, जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं सवाए एक फैक्टर के, वो है प्राइस। प्राइस के अलावा जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है, हमने कहना है कि वो फैक्टर्स चेंज ना हो, वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहे। तो यहां पे हम वर्ड उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम या तो कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, या दूसरा वर्ड बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेन सेम। पहले में क्या कहते हैं, या कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सेकेंडली बच्चे हम या तो ये कह सकते हैं अदर थिंग्स रिमेन सेम, या बच्चे हम ये वर्ड बोल सकते हैं सिट्रस पैरिबस। क्या वर्ड बोल सकते हैं, सिट्रस पैरिबस। मैं भी उसके स्पेलिंग भी लिख देता हूं। जी बिल्कुल, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहे, उनमें कोई चेंज ना आए तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी increases, the quantity demanded of that commodity decreases and vice versa। ऑपोजिट मींस अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने क्या फंक्शन पढ़ा, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने कहा व्हेन द प्राइस, जब कीमत, हम नॉर्मल है,
मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाए, आप बताइएगा, मुझे जरा जवाब दीजिएगा, मार्केट में अगर किसी की प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाए तो क्या उसकी डिमांड, उसकी कंजम्पशन बढ़ती है या कम हो जाती है? लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं? जब कीमत बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है, तो हम उसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। बिल्कुल ठीक इमरान साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो जब प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो गई। अच्छा, अगर कीमत कम हो जाए तो सस्ती हो गई ना, सेल लगती है तो क्या होता है, लोग उसकी परचेजिंग, उसकी डिमांड, उसकी कंजम्पशन बढ़ा नहीं देते। तो ये बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांड किसका फंक्शन है? प्राइस का। तो हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड ए माइनस बी पी। क्या मतलब? क्वांटिटी डिमांड प्राइस का नेगेटिव फंक्शन है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनके दरमियान में ट्रेड ऑफ है। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी लॉ ऑफ डिमांड की, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल या सिट्रस पैरिबस। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक ही सेंटेंस आपको सिखा रहा हूं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। जब भी किसी कमोडिटी की कीमत बढ़ेगी, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो क्वांटिटी डिमांड किसका फंक्शन हुआ? प्राइस का। क्वांटिटी डिमांड प्राइस का कौन सा फंक्शन है? नेगेटिव फंक्शन। डेफिनेशन क्लियर है बच्चे? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई, वो पूछना चाहता है पूछ सकता है। आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, पढ़ लें। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, पूछिएगा। वालेकुम सलाम। सर ये एफ से क्या डिनोट करते हैं? फंक्शन, क्यूएम में आपने पढ़ा ना, फंक्शन क्वांटिटी, ये फंक्शन के लिए वर्ड बोला। जी, और ये नीचे ए और बी से? ए तो है ना, ये एक इक्वेशन बना दी है, लीनियर इक्वेशन। ए कांस्टेंट हो जाएगा, बी कोफिशिएंट हो जाएगा, प्राइस वेरिएबल है, क्वांटिटी डिमांड भी वेरिएबल है। हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज की है ना, ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, थैंक यू सर। कांस्टेंट, कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पता है ना, इक्वेशन की लेफ्ट साइड का वेरिएबल यूजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हो गया? और ये कांस्टेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी सी को। और जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि हर एक प्राइस के बदले में डिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू डिटरमिन होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गई है ये। जी बच्चे, क्लियर है बच्चे आपको? जी कोई सवाल तो नहीं है बच्चे? पहला पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डेफिनेशन स्टेटमेंट का। साजिद भाई, बच्चे नेक्स्ट, अब हम टेबल बना के इस कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले बच्चे प्राइस। जी बच्चे, मैं इंशाल्लाह आज लाजमी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। क्वांटिटी डिमांड, प्राइस बच्चे इन रुपीस, क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे प्राइस है 2 रुपीस, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 100 यूनिट्स एक कमोडिटी के। प्राइस 2 रुपए से बढ़ के 4 रुपीस हो गई। प्राइस इंक्रीज फ्रॉम ₹2 to ₹4। Then tell me what would be the effect on demand? Quickly. डिक्रीज होगी। बिल्कुल ठीक का। लेट्स सपोज मैं फिगर कह देता हूं 80 यूनिट। बिल्कुल ठीक, शाबाश। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम होगी। अगेन, if there is also an increase in price, then what would be the effect again on the demand? अगेन कम हो जाएगी, शाबाश। कीमत बढ़ी, डिमांड कम। प्राइस बढ़ के 8 रुपए, क्वांटिटी डिमांड कम होके 40 यूनिट। प्राइस बढ़ के 10 रुपए, क्वांटिटी डिमांड कम होके 20 यूनिट। तो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्राइस बढ़ती जा रही है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, खरीदने की ताकत कम होती जा रही है, डिमांड कम होती जा रही है। अच्छा, अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैं कहूं कीमत कम होती जा रही है। पहले कीमत थी 10 रुपए, कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 20 यूनिट, तो इंक्रीज होगी फिर। जी शाबाश। अगर प्राइस कम हो जाए, 8 रुपए हो जाए, तो डिमांड बढ़ जाएगी 20 से 40 यूनिट। प्राइस अगर 8 से 6 रुपए हो जाए, कम हो जाए, तो डिमांड 40 से 60 यूनिट बढ़ जाएगी। जैसे जैसे प्राइस कम होगी, वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब आपके जहनों में जो सवाल अशकाल आता है, मैं इंशाल्लाह उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। पहला सवाल आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा कि मैंने ये जो डिफरेंस लिया वो सिमिलर ले लिया। हर सिचुएशन में 20-20-20 का डिफरेंस लिया, प्राइस में 2-2 का, क्वांटिटी में 20-20 का। क्या कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये रूल ऑफ थंब है कि ऐसा ही होगा हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने अपनी सिंपलिसिटी के लिए कि मेरी कैलकुलेशन सिंपल रहे और मेरा कर्व भी सिंपल बने, इसलिए मैंने ये अजम्पशन यूज किया। अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ये डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक का। एक बच्चे ने सवाल पूछा, बल्कि जवाब दिया उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उन्होंने कहा सर ये क्वांटिटी डिमांड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने। और सर जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे डिमांड हमारी कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर। हम घर से प्राइस पैसे लेके जाते हैं चीजें खरीदने के लिए। हम घर से सोच रहे होते हैं कि अगर चीज इतने की हुई ना तो मैं इसके इतने यूनिट लूंगा, और अगर ये चीज कम कीमत की हुई तो मैं ज्यादा यूनिट लूंगा। हम घर में सोच के बैठे हुए हैं। अब हमने यूनिट ज्यादा लेने हैं या कम लेने हैं, इसका फैसला किस पे होगा?
कीमत पे होगा। अगर तो कीमत कम हुई हम ज्यादा यूनिट खरीदेंगे, और अगर कीमत ज्यादा हुई तो थोड़े यूनिट खरीदेंगे। तो इसका मतलब है क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे डिपेंड कर रही है। तो जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे, ऐसे वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? सर जब यहाँ पे कांस्टेंट इंक्रीज होगा प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी, तो हम इसको जौन सा मर्जी एक्सेस पे जौन सा मर्जी हम प्राइस को या क्वांटिटी को करते हैं, तो इनका ग्राफ सेम बनेगा क्योंकि इनमें कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, इक्वल इंक्रीज आ रहा है। कांस्टेंट इंक्रीज, अगर कांस्टेंट इंक्रीज या सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज आ रहा हो तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज सिमिलर होगा, हर केस में सिमिलर होगा, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अगर इनके दरमियान में प्रोपोर्शनेट चेंज सेम नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बनेगा। ठीक हो गया जी? मैं इसको भी आपके साथ ना डायग्राम बनाने के बाद, इसका भी एक एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। अच्छा बच्चे, हर वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इन द गिवन सिचुएशन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस। क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? प्राइस। ठीक हो गया ना? आपको घर वाले पैसे देते हैं, बाजों का पैसे देते हैं और आपसे कहते हैं जाओ बाजार से ना एप्पल लेके आओ। आप पूछते हो कितने लेके आऊं? उन्होंने कहा ये 500 रुपीज दिए हैं, देख लेना जितने भी आते हैं। अब अंदाजा नहीं है कि कीमत क्या होगी। आप मार्केट में गए और आपने देखा, आपने पूछा कीमत क्या है, उन्होंने कहा कीमत है 200 रुपीज। आपने कहा 2.5 किलो दे दो, ये फैसला कर लिया आपने। अच्छा, अगर आप मार्केट गए और उन्होंने आपने वहां से पूछा, आपने कहा कितने रुपए के हैं, उन्होंने कहा 300 रुपए के 1 केजी, आपने कहा 1.5 किलो दे दो। अब आप फैसला कर रहे हो कीमत को देखते हुए। अभी मैं बच्चे लिख नहीं रहा हूं, कुछ भी लिख नहीं रहा हूं, तो उम्मीद है कि ये टेबल ही आपको शो हो रहा होगा। ठीक हो गया ना बच्चे? तो ये डिपेंड किस पे कर रही है? क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे। अच्छा, लेकिन प्राइस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो प्राइस क्या हुई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उस पे कोई और वेरिएबल डिपेंड करता हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। मैं उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे। इस सिचुएशन में जो मैंने भी आपके सामने एग्जांपल डिस्कस की, इसमें प्राइस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है बल्कि क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कोई और वेरिएबल उस पर डिपेंड कर रहा हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो बच्चे टेबल आपको क्लियर हो गया है? टेबल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डायग्राम स्टार्ट करूं बनाना? सर जी ये बच्चे, प्राइस कैसे डिपेंड करती? बच्चे मुझे आपकी ना आवाज सही समझ में नहीं आई, आपने क्या कहा? दोबारा रिपीट करते हो बच्चे? सर मैंने कहा ये प्राइस भी तो डिपेंड करती है ना, यानी कि अगर क्वांटिटी कम हो जाए तो प्राइस अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। क्वांटिटी कम हो जाए नहीं, हमारा डिसीजन आपने देखना है। कंज्यूमर का डिसीजन प्राइस पे डिपेंड करता है। कंज्यूमर का डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे डिपेंड करता है। आप मार्केट में जाते हो ना, चीजों की कीमतों पे इन्हिसार करके आप चीजें या ज्यादा ले रहे होते हो या कम ले रहे होते हो। आप बीइंग कंज्यूमर बात करो, सेलर बात नहीं करनी है आपने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए। हम डिमांड की बात कर रहे हैं, सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? सप्लाई का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तब मैं वहां पे भी जाके इसके बारे में आपको समझा दूंगा। अच्छा बच्चे, प्राइस और क्वांटिटी सेम हो सकती है बच्चे, हमारी अजम्पशन है ना वैल्यू पे। अगर मैं यहाँ पे 20, 40, 60, 80 और 100 ये भी अजम्पशन ले सकता हूँ, तो ये डिपेंड करता है।
जी ठीक हो गया जी सर। प्राइस हमेशा इंडिपेंडेंट और क्वांटिटी, जी बिल्कुल ये ऐसा ही है। प्राइस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। जी बच्चे हम डायग्राम बनाने लगे बच्चे। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करेंगे प्राइस को और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करेंगे क्वांटिटी को। अच्छा बच्चे मैं आपको ना डायग्राम बनानी एक दफा पूरी सिखा दूं ताकि आप लोगों से एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है? तो मैं इसको इरेज करने लगा हूं इसको, ये जरा तवज्जो कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जैसी सिचुएशन एग्जाम में शो होगी मैं वैसी ही शो करवाने लगा हूं। जी ये देखें आपके सामने इस तरह का पेज होता, आपने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी, ठीक हो गया जी? ताकि एक दफा आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग हम प्राइस को मेजर करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। याद रखिए ये बात, एक्स एक्सिस के अलोंग हम मेजर करेंगे क्वांटिटी को और वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करेंगे प्राइस को। अब हमें एक्स एक्सिस के अगेंस्ट स्केलिंग करनी है। मैक्सिमम क्वांटिटी है हमारी 100 यूनिट्स और मिनिमम है 20 यूनिट्स। अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको यहां पे स्केल लेना है। स्केल रख के 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से 1.5 सेंटीमीटर के या 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से आपने मेंशन करना है। फर्स्ट आपने मेंशन कर दिया 20, सेकंड बच्चे आपने मेंशन कर दिया 40, फिर आपने मेंशन किया 60, 80 और लास्ट वन आपने मेंशन कर लिया 100। ये आपने स्केल की मदद से करना है। अच्छा अब ये जो इस तरफ लाइन लगी हुई है ये तो लगी हुई है, इधर आपने स्केल यूज नहीं करना और ना दरमियान में कोई लाइन वगैरह लगानी है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही, ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं 2, 4, 6, 8 और 10। बात समझा पाया हूं? आपने इसी तरह से करना। अच्छा अब नेक्स्ट बच्चे प्राइस 2 है, यूनिट्स कितने डिमांड किए जा रहे हैं 100, कीमत बढ़ के 4 रुपए हो गई। इस पे कितने यूनिट डिमांड किए जा रहे हैं बच्चे 80 यूनिट डिमांड किए जा रहे हैं। बच्चे बिल्कुल लेड पेंसिल यूज नहीं करनी, आपने बॉल पेन से डायग्राम बनानी है, लेड पेंसिल से नहीं बनानी, परमिशन नहीं है आपको। बच्चे प्राइस 6 है, क्वांटिटी 60 यूनिट, प्राइस बच्चे 8, क्वांटिटी 40 यूनिट्स। लास्ट वन बच्चे प्राइस 10, क्वांटिटी 20 यूनिट्स। अब बच्चे इन पॉइंट्स को अब आपने मिला लेना। ये बच्चे आपका डिमांड कर्व बन गया, डीडी डिमांड कर्व बन गया, स्ट्रेट लाइन कर्व बन गया, ठीक हो गया? ये आपका कर्व है डिमांड कर्व। अब इसके लिए पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं बच्चे। पहला पॉइंट ए, सेकंड वन बी, सी, डी, ई। बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमने प्राइस में और क्वांटिटी में डिफरेंस सेम प्रोपोर्शन से लिया। जब सेम प्रोपोर्शन से डिफरेंस लिया हुआ हो तो कब स्ट्रेट लाइन बनता है। अब आपने सवाल पूछा क्या ये डिफरेंस स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं,
मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये सिंपल हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन को आसान कर देता है, हमारे कर्व को भी आसान कर देता है, और एग्जामिनर हमें इस बात की इजाजत देता है। और एमसीक्यूज क्या है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है वो याद रखना है। एक्चुअली डिमांड कर्व की स्लोप स्ट्रेट लाइन होती है? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक्चुअली डिमांड कर्व की स्लोप स्ट्रेट लाइन होती है? आपने कहना नहीं, एक्चुअली डिमांड कर्व की स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं होती। क्या होती है? स्लाइटली कर्व्ड शेप। क्या होती है बच्चे? एक्चुअल शेप ऑफ द डिमांड कर्व क्या है? स्लाइटली कर्व्ड शेप। बट हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, सही हो गया जी बच्चे? हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस कर्व को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये कर्व की स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप। इस कर्व की स्लोप क्या है बच्चे? नेगेटिव स्लोप। हम क्या कहेंगे? अ कर्व दैट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in downward direction. A curve that moves from left to right in downward direction. एक ऐसा कर्व जो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसकी स्लोप क्या होती है? नेगेटिव स्लोप होती है। कौन सी स्लोप होगी? नेगेटिव स्लोप। तो देखिए ना, लेफ्ट ए से ई क्या कर रहा है? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो ये कह सकते हैं हम, लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो स्लोप बनेगी वो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक हो गया जी बच्चे? बात समझ आ गई है जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब बातें क्लियर हैं? देख लें डायग्राम, आप खुद भी बनाएं, जरा जल्दी से बनाएं, कोशिश करें आप लोग भी डायग्राम बनाएं। एक्चुअली सर स्टार्टिंग से हमें ये लिखवाया गया था कि ये जो प्राइस है वो आपने एक्स एक्सिस पे लिखनी है और क्वांटिटीज जो हैं वो आपने वाई एक्सिस पे लिखनी थी स्टार्टिंग से। तो इस पे काइंडली रिपीट कीजिएगा कि प्राइसेस ही क्यों हमने वाई एक्सिस पे की हैं और क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे क्यों की है। बच्चे मैं इसका आंसर आपको अभी देता हूं, मैंने ये देना भी है आपको आंसर, और ये बात समझानी भी है। सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा, आप लोग इसकी जरा डायग्राम बनाएं, खुद से प्रैक्टिस करें, मैं भी आपको डिटेल इसका आंसर समझाता हूँ। ठीक है? डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। हाँ, डायग्राम बनाइए आपने अपने पास, कोशिश कर लें एक दफा बना लें, बेहतर है बना लें। ठीक है? जी सर बना लिया। जिन्होंने नहीं बनाई वो बना लें। ठीक है? मैं सिर्फ 2 मिनट पता किस चीज के लिए ले रहा हूं? 2 मिनट सिर्फ इस चीज के लिए कि मैंने हैंडआउट्स अपलोड नहीं किए हुए। मैं चाह रहा हूं कि मैं हैंडआउट्स अपलोड कर लूं, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बता दूं कि ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें। सिर्फ इस चीज के लिए मुझे थोड़े से 2 मिनट आप लोगों के चाहिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी बच्चे?
जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बच्चे मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने मेरे आपने सबसे पहला काम जरा ये स्टेटमेंट पढ़िएगा। अच्छा, सिट्रस पैरिबस के अदर थिंग्स रिमेन सेम, इसका भी यही मतलब होता है। ये देखिएगा, सिट्रस के स्पेलिंग क्या है? सिट्रस पैरिबस। सिट्रस ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और अदर थिंग्स रिमेन सेम। जैसे कीमत कम होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इसे हम एक्सटेंड्स भी कहते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? एक्सटेंड्स। जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है वो भी लिख सकते हैं, ये हैंडआउट्स पर मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये अगर वो आपको सिंपल लग रही है वो आप क्या कर लीजिएगा। टेबल एज इट इज वही मैंने बनाया, टेबल में कोई चेंज नहीं। और ये बचे डायग्राम। अब आपने जरा एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, जिसके लिए मैंने ये आपके सामने हैंडआउट्स ओपन किए हैं। ये एक्सप्लेनेशन बचे अपने यहां से यहां तक मुकम्मल पढ़िएगा, जरा अच्छे तरीके से पढ़िए। किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बात समझ में नहीं आती, आपने मेरे से पूछना। बच्चे डायग्राम में मैंने लिखा है डी। डी का मतलब है डिमांड कर्व। डिमांड, DEMAND, डिमांड कर्व। अच्छा बच्चे, अब आप लोगों ने जरा मेरी बात को समझना है। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, ये मैं आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए अब आपको बातें बताने लगा हूं कि आप लोगों से गलती नहीं होगी एग्जाम में। पहला काम आपने ये याद रखना, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, अगर आप वेरिएबल मेंशन ना करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप भूल गए, आपने क्वांटिटी भी नहीं लिखा, प्राइस भी नहीं लिखा, आपको इस डायग्राम का कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो बात ही नहीं समझाई कि आपने मेजर एक्स एक्सिस पे किस वेरिएबल को किया और वाई एक्सिस पे किस वेरिएबल को मेजर किया। ठीक है जी बच्चे? अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात, आपने डिमांड कर्व बना दिया। अब आपने एक्सप्लेनेशन करते हुए एक्सप्लेनेशन सेंटेंस फॉर्म में लिखनी है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखनी। सेंटेंस फॉर्म में लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला सेंटेंस हमेशा क्या होगा? आपने कहना है मेजर क्वांटिटी अलोंग या ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। पहला सेंटेंस सिंपल। आपने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को मेजर करना है और वाई एक्सिस पे प्राइस को मेजर करना है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, आपने कहना है ए पॉइंट पे कीमत 10 रुपए थी, क्वांटिटी 20 यूनिट थी। अगर कीमत कम हो जाए 10 रुपए से 8 रुपए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी 20 से 40 यूनिट्स। ठीक हो गया? तो अब आपने क्या करना है? व्हेन प्राइस डिक्रीज फ्रॉम ₹10 to ₹8, quantity demand would increase from 20 units to 40 units at point B on that demand curve. A पॉइंट से B पॉइंट पे हम डिमांड कर्व के मूव कर गए। कब? कीमत 10 रुपए से कम होके 8 रुपए हो गई और क्वांटिटी 20 यूनिट से बढ़ के 40 यूनिट हो
इसी तरह से जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है एंड सो जब कीमत 2 रुपए थी ई पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट्स। ठीक हो गया जी बच्चे? बिल्कुल ठीक कहा असद अली आपने, बिल्कुल सही बोला कि एक्चुअल स्लाइटली कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। बच्चे एक्स एक्सिस से आपने टच नहीं करनी, लेकिन अगर इसको मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो ये टच हो जाएगी। बेहतर है आपने टच नहीं करनी। ठीक हो गया जी बच्चे? क्योंकि वो अगर टच होगी तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे कीमत 0 है और उस पर डिमांड इतने यूनिट्स आ रही है, तो वो एक बात ऑकवर्ड सी बन जाती है। ठीक है, हाँ कुछ सिचुएशन में मुझे कर्व बनाते हुए ये अजम्पशन भी लेनी पड़ेगी, मैं तब आपको समझाऊंगा भी ये बात। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अभी एक सवाल पेंडिंग है, एक बच्चे ने सवाल पूछा हुआ वो पेंडिंग है, उसके अलावा ये टॉपिक क्लियर हो गया। 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में डेफिनेशन स्टेटमेंट, सेकंड वन स्टेप में टेबल, थर्ड वन पे डायग्राम, फोर्थ वन में एक्सप्लेनेशन। जी पास पेपर का क्वेश्चन जरा एक दफा मैं रेफर कर दूं आप लोगों को। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 उसका ए पार्ट। अब तो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा मैंने ऐड कर दिए, मेरे पास अपडेटेड हैंडआउट्स इस टाइम पे नहीं थे, तो मेरे पास जो पुरानी कॉपी थी मैंने वही ऐड कर दी है। इसमें है जी बच्चे डिस्क्राइब करना है लॉ ऑफ डिमांड को। सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम की मदद से आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन करना। सपोर्ट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना है आप। ठीक हो गया? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट, टेबल, डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन। ऑटम 17 में ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। बी पार्ट अभी हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको वो भी रेफर करवा दूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? ये आपका होमवर्क बन गया। अब आपने इसको रिटेन करके इसे सॉल्व करना है। जी मैं अपने उस कॉन्सेप्ट की तरफ जो आप लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है उसका मैं जवाब आपको देने लगा। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे जब भी हम कोई डायग्राम बनाए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, व्हाटएवर, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम के लिए एक रूल होता है कि डायग्राम बनाते हुए वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है और एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। ये एक जनरल रूल है। जब भी डायग्राम बनाई जाएगी, डायग्राम बनाते हुए वाई एक्सिस के अलोंग आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करना। ठीक हो गया जी बच्चे? डिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस। बट इस सिचुएशन में देखें, जब मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है तो आप देखें प्राइस तो थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस रूल के मुताबिक तो वाई एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिख दिया, प्राइस लिख दिया, ये देखें। जबकि आनी तो क्वांटिटी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एज पर रूल, और एक्स एक्सिस के अलोंग प्राइस मेंशन होनी चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। बट हमने एक्चुअली जब डायग्राम बनाई तो क्वांटिटी मेंशन कर दिया। ऐसा क्यों किया? इसकी रीजन
डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल या जिस भी इकोनॉमिस्ट ने डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप शो किया, उन्होंने रिलेशनशिप शो करते हुए इसके लिए वेरिएबल्स इसी तरह से असाइन किए हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग उन्होंने प्राइस को और एक्स एक्सिस के अलोंग उन्होंने क्वांटिटी को मेजर किया। तो आप जब भी इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम में प्राइस का क्वांटिटी के साथ, तो प्राइस को आप अलोंग वाई एक्सिस मेजर कर रहे हैं और क्वांटिटी को अलोंग एक्स एक्सिस मेजर कर रहे हैं। बाकी किसी भी जगह पे जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, इवन दो इकोनॉमिक्स पूरी में आप इस रूल को फॉलो करेंगे। रूल क्या फॉलो करेंगे कि हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग आप डिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे, सवाए इस इन कॉन्सेप्ट्स के। और ऐसा क्यों किया, उसका एक रिलेशनशिप बनता है, वो हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 जब पढ़ रहे होंगे तो वो रिलेशनशिप वहां पे हम शो कर सकते हैं। तो जब हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम अगेन वहां पे डिस्कस भी करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? अब बात समझा पाया हूं मैं आपको? जी सर। जी ठीक है जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, एक बच्चे ने यूनिट्स मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे। डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने वाई एक्सिस के अलोंग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करना है, सवाए प्राइस और क्वांटिटी। जहां पे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप आता है वहां पे प्राइस अलोंग वाई एक्सिस ही मेजर हो रही है और क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस ही मेजर हो रही है इन इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया? तो इकोनॉमिक्स में जब भी प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशनशिप आएगा, वो उस इकोनॉमिक्स की थ्योरी के मुताबिक हम रिलेशनशिप ऐसे ही यूज करेंगे, बाकी हर जगह पे रूल फॉलो होगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। किसी बच्चे ने कहा था कि डायग्राम के बिलो थ्योरी है, वो काइंडली आप जरा शो करवा दीजिएगा। बच्चे आप मुझे बता दीजिएगा ये थ्योरी की बात कर रहे हैं या जो थ्योरी मैंने आप लोगों को हैंडआउट से शो कर पाई थी उस थ्योरी की बात कर रहे हैं। काइंडली मुझे रेफर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन बच्चे ने, सर यूनिट्स पर्संस आइटम्स एक्स एक्सिस पे आता है। जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। हाफिज मोहम्मद सर लास्ट लाइन का क्या मतलब है हैंडआउट वाली? जी मैं हैंडआउट्स की लाइन लास्ट लाइन ओपन कर देता हूं बच्चे। जी बच्चे ये वही लाइन है जो मैंने भी आपको बताई है कि हम डिमांड कर्व को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हमने किया सिंपलिसिटी के लिए। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये स्लाइटली कर्व्ड शेप इसकी होती है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्चुअल शेप डिमांड कर्व की स्लाइटली कर्व्ड है, बट हम सिंपलिसिटी के लिए इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा बच्चे, एक्सक्यूज मी सर, जी सर उसकी इक्वेशन से तो फिर स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, वो तो लीनियर इक्वेशन थी। नहीं, इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी बच्चे? इक्वेशन वो से लीनियर स्ट्रेट लाइन, जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मैं अब आपको एक बात बताऊं, क्या आपका डिसीजन हमेशा प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा? कीमतों में चेंज होता है वो प्रोपोर्शनेटली होता है कि हमेशा कीमत 5% से बढ़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है प्रैक्टिकली। अच्छा, क्या हमारे डिसीजन में भी चेंज प्रोपोर्शनेटली आएगा? जैसे मैंने कहा एक पर्सन के पास 500 है, वो मार्केट में गया, उसने जाके वहां से एप्पल का रेट पूछा, उन्होंने कहा 200 रुपये है, उसने भाई 500 रुपये पूरे कंज्यूम कर रहा है। दूसरी दफा गया 500 रुपीज लेके जाके कहता है एप्पल का क्या रेट है, उन्होंने कहा 300 रुपीज। अब वो पूरे पैसे कंज्यूम नहीं कर रहा, वो कह रहा है 1.5 किलो दे दो। अब प्रोपोर्शनेटली चेंज आ गया, डिसीजन सेम नहीं है। अब प्रोपोर्शन हमेशा सेम नहीं होगा प्रैक्टिकली, एक्चुअल में
तो जब प्रोपोर्शन सेम नहीं है ना प्राइस का ना क्वांटिटी का, तो ये हाउ इज इट पॉसिबल कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो? तो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि बात हमें समझ में आ जाए, बट एक्चुअल में ये कर्व स्लाइटली, हाँ स्लाइटली कर्व शेप होता है। ठीक हो गया जी बच्चे? बिल्कुल ठीक है जी बच्चे। जिसने सवाल पूछा था उसको समझ आइए बच्चे? खैर सब लोगों को समझ आ गई जी? ठीक हो गया जी बच्चे। जी मैं बच्चे वकार कर दूंगा जी, मैं आज कर दूंगा, इंशाल्लाह कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, बट आज की जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोगों ने रात, आज क्योंकि ये मेरा अकाउंट एक्सपायर हो जाना है आज, तो आज रात 12 बजे से पहले पहले किसी भी टाइम पे आप उसको सुन लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो आप लोग उसको उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी बच्चे? मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ लेक्चर के बाद कोई मेरा अगला लेक्चर है उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा, तो आज ही के दिन आप इसे सुन जरूर लीजिएगा, नहीं तो बच्चे आप लोगों के लिए ये फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे मैं दोनों कर दूंगा शेयर आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करना था वो है व्हाई अ डिमांड हैज अ नेगेटिव स्लोप। डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव क्यों होती है, उसकी रीजन क्या है? अच्छा बच्चे उसके नेम आप सुन लीजिएगा, शायद डिस्कस पूरा ना हो पाए टाइम लिमिटेशन की वजह से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्राइस इफेक्ट, सेकेंड वन बच्चे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड वन बच्चे इनकम इफेक्ट, इसको रियल इनकम इफेक्ट भी कहते हैं। ये एक्चुअली होता ही रियल इनकम इफेक्ट है, लेकिन लिखने में इनकम इफेक्ट आ रहा है। और लास्ट वन कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपने इसके नेम याद कर लेने, कल इंशाल्लाह इसको डिटेल हम डिस्कस करेंगे। डिमांड की स्लोप नेगेटिव की रीजंस क्या है? 4 रीजंस, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। काइंडली रिपीट इट अगेन, व्हाई डिमांड हैज नेगेटिवली स्लोप। ठीक हो गया जी बच्चे? फर्स्ट वन प्राइस इफेक्ट, second one substitution effect, third one income effect, fourth one and the last one law of diminishing marginal utility. Is it clear? कर लेंगे रिटेन इसको। तो होमवर्क मैंने आपको बता दिया, एक एमसीक्यूज मुझे सॉल्व करवाना है आपको। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, आपने लॉ ऑफ डिमांड के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करके लिखना है और गूगल क्लासरूम आईडी उस पे अपलोड करना है। बच्चे मैं गूगल क्लासरूम आईडी आप लोगों के साथ ग्रुप में ही शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? और जिन बच्चों ने अभी वो ग्रुप में ऐड नहीं है तो काइंडली मेरे नंबर पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, मैं उन्हें ऐड भी कर दूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे? अपना नाम लिख के और सब्जेक्ट काइंडली लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर समटाइम पता नहीं चलता किस सब्जेक्ट में आपको ऐड करना। नाम और सब्जेक्ट नेम लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा बच्चे। जी बच्चे जी जी सर मुझे गूगल पे जो है ना अपलोड करना नहीं आता टेस्ट।
बच्चे कोई मसला नहीं है, आप किसी से गाइडलाइन ले लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान सा प्रोसेस। चलो कोशिश ठीक है सर, कीजिएगा, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर उसका कोई अदर अल्टरनेटिव हम इंशाल्लाह फाइंड आउट, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इससे अगले कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझ में आनी शुरू होगी, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा इसको डिस्कस करेंगे। जी बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 22, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ, बताइएगा बच्चे आंसर जल्दी से इसका। सर डी। शाबाश, बिल्कुल ठीक। जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे आपने क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी बच्चे। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।